प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बितान भाग 2 का सेकेंड पार्ट जूझ कहानी का सारांश बताने जा रहे हैं, जिसके लेखक आनंद यादव जी हैं। आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव। यह एक मराठी लेखक हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1935 में कांगल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें साहित्य जगत में पाठकों के बीच आनंद यादव नाम से जाना जाता है। इन्हीं का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जूझ, जिसको सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 में आनंद यादव जी का देहांत हुआ। तो संक्षेप में इनके विषय में जान लिए हम। आगे देखते हैं। जूझ कहानी, यह कहानी उनके द्वारा रचित आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ यह उपन्यास है। यह एक ऐसे गांव के किशोर के जीवन को चरितार्थ करता है, उजागर करता है, जो पढ़ने के लिए पढ़ाई के महत्व को अधिक समझता है। 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए उसके पिताजी ने पढ़ाई छुड़वा दिया था, अपने खेतीबाड़ी के काम में लगा दिया। लेकिन उस 9-10 वर्ष का बच्चा पढ़ाई के महत्व को जानकर और पढ़ने के लिए पूरी कहानी में जूझता रहता है, तड़पता रहता है। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, लेकिन उसमें अपने पिता से कहने का साहस नहीं था, क्योंकि पिताजी पढ़ाई के महत्व को नहीं जानते थे और वो थोड़ा घूमने वाले स्वभाव के भी थे। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि बेटा पढ़ने जाए, वो दिन रात खेतों में काम करता रहे। यही उनकी इच्छा थी। पढ़ाई की जब भी बात करता आनंद यादव, आनंदा जिसका नाम है इसमें, आनंदा, वैसे ही उसे पीटने लगते थे। उसके अंदर यह साहस भी नहीं था कि कहे कि मैं पढ़ने जाऊंगा। दादा पिताजी को बोलते हैं। उसे लगता है कि जन्म भर खेतों में काम करने के साथ हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। कई ऐसे एग्जाम्पल वो गाँव में देखता था, जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 रोटी चला पाते थे, अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। और जो पढ़ लिख गए थे, वो कम परिश्रम से ही उनका जीवन बड़ा ही अच्छा चल रहा था, बीत रहा था। यह देख करके वह 10 वर्ष का बालक सोचता है पढ़ाई के लिए। वो कहता है कि जब पढ़ लिख जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ लगेंगे, 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे तो कुछ कारोबार किया जा सकेगा। दिवाली के बाद दादा के साथ महीने भर ईख पेरने का कोल्हू चलना पड़ता है। इसके दादा अर्थात पिताजी का यह कथन था। जैसे ही दीपावली बीतती थी, गन्ने की खेती करते थे लोग, गन्ने का कोल्हू चालू कर देते थे और गुड़ बना करके, नया गुड़ जल्दी आता है तो मार्केट में अच्छी कीमत मिल जाती है। तो इनके पिताजी का सोच ये था, आनंदा के पिता की, कि जल्दी आएगा तो दाम अच्छा मिल जाएगा। हालांकि क्वालिटी उनके गन्ने की अच्छी नहीं होती और कुछ लोगों का ये मानना था गांव के कि गन्ना अच्छी तरह से उसका रस पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो उससे गुड़ अधिक निकलेगा। तो उसका ये इंतज़ार नहीं करते थे। जैसे ही बीत जाता था दीपावली का त्यौहार, वैसे ही ये अपना ईख का कोल्हू चालू करवा देते थे। अतः उनका कोल्हू गांव में सबसे पहले शुरू होता था, इनके पिताजी का। आनंदा को पढ़ाई का अधूरापन कचोटता है। दीपावली के बाद जैसे ही कोल्हू चालू हुआ, उन्होंने अपना
सारा गन्ने से गुड़ रस निकाल कर गुड़ बनाकर मार्केट में बेच दिए। काम लगभग पूरा हो गया था। तो एक दिन आनंदा उसकी माँ गोबर का कंडे बना रही थी, वो पानी ला कर दे रहा था। तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि पिताजी से कहोगे तो मारकर तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे। तो कहता है, दोनों मिल करके अपनी माँ को वो सुझाव देता है। दोनों माँ और बेटे एक दूसरे से बातें करते हुए माँ को आनंदा सुझाव देता है कि चल करके जो गांव के प्रतिष्ठित हैं दत्ताजी राव सरकार, एक गांव के जाने माने प्रतिष्ठित जमींदार थे, जिनके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो कहे कि चल करके उन्हीं से बता दिया जाए। इसकी माँ, आनंदा की माँ और पिता भी उनके यहाँ पहुँचाया करते थे सब्जी अनाज वगैरह। तो यही उसने ऐसा माँ के साथ मिल करके प्लान बनाया आनंदा कि चल करके दत्ताजी राव सरकार से कहा जाए। फिर दोनों गए और जा करके बताया कि दादा सारे दिन बाज़ार में रखमाबाई के पास व्यतीत कर देता है। कुछ झूठ कुछ सच मिला करके उन्होंने बता दिया। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता, खेती करना नहीं चाहते और हमसे कराने के लिए मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हैं। इसलिए उसने अपने बेटे का पढ़ना लिखना बंद करवा दिया। ये बात माँ बताई दत्ताजी राव सरकार को। तो दत्ताजी राव ने ध्यान से उन दोनों की बातों को सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे वो शाम को आता है मेरे पास भेजना, और ये लड़के तुम भी चले आना मेरे साथ, उसके साथ थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। दत्ताजी राव सरकार ने कहा कि जैसे पिताजी तुम्हारे आए, तुम्हारे दादा आ जाएं मेरे यहाँ, थोड़ी देर बाद किसी बहाने से तुम भी आ जाना, और जो मैं तुमसे पूछूं वो सब साफ साफ बताना, डरना नहीं। ऐसा प्लान करके माँ और बेटे दोनों चले आए। जैसे शाम हुई, आनंदा के पिता घर आए तो उसकी माँ ने कहा कि मैं दत्ताजी राव सरकार के घर गई थी सब्जी लेकर, तो उन्होंने आपको बुलाया था। फिर क्या था, आनंदा के पिता तुरंत दत्ताजी राव के घर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद ही आनंदा भी पहुंच गया कि माँ आपको बुला रही है खाना खाने के लिए। तो लगे दत्ताजी राव पूछने, क्यों रे लड़के, पढ़ते हो? तो नहीं दादा, नहीं भेजते स्कूल। तो तुरंत दत्ताजी राव सरकार ने आनंदा के पिता को डांटने लगे और कहने लगे इसे स्कूल ज़रूर भेजो। तो उन्होंने भी लड़के के विषय में कुछ बातें कही कि स्कूल भेजता था तो ये उधर से फिल्म देखने चला जाता था, खेलने लगता था। आज उन्होंने कहा पैसा चुरा लेता था। तो आनंदा ने भी कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं गोबर लाया था चुनकर, उसका कंडी माँ बनाई थी, उस कंडी को बेच करके मैं एक बार गया था। कह रहा है कि मैं भी झूठ साच मिला करके बता दिया। दत्ताजी राव सरकार के सामने ऐसी हिम्मत नहीं थी कि आनंदा के पिता मना कर दे कि मैं इस विद्यालय नहीं भेजूंगा, इसलिए वो तैयार हो गया। घर आने के बाद उसे शपथ ग्रहण कराने लगे। ठीक है, भूत तुम्हें सवार है स्कूल जाने का, पढ़ने का, तो ध्यान से सुन लो। स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल वाले जो झोला है, अपनी पुस्तकों को किताबों को लेकर के पहले खेतों में जाओगे, काम करोगे, फिर 10 बजे का स्कूल का जब समय होगा तो वहीं से स्कूल चले जाओगे, और जैसे छुट्टी होगी तो घर आकर तुरंत ढोर को लेकर, जानवरों को लेकर के पशुओं को चराने के लिए निकल जाओगे। और जिस दिन इस खेतों में ज़्यादा काम रहेगा स्कूल से छुट्टी ले लोगे। ये सब चीज़ें उस आनंदा से स्वीकार करवा लिया उसके पिता ने, तब उसे स्कूल जाने के लिए भेजा। आनंदा, जिसके पिताजी का नाम था रत्नप्पा, तो आनंदा फिर का स्कूल जाना शुरू हो गया। उसने 5वीं कक्षा में सभी बच्चे, जब इस विद्यालय पहली बार गया आनंदा, तो 5वीं कक्षा में
दोबारा इसे जाना पड़ा था क्योंकि पढ़ाई छोड़ दिया था। तो सब फोर्थ वाले उसमें आ गए थे, छोटे बच्चे सब थे उसकी नज़र में, सब नए थे, कोई उसके पहचान का नहीं था। उसी में एक शरारती बच्चा था चौहान नाम का, जो इसे छेड़ने लगा। गमछा को पहन करके नीचे और ऊपर बनियान वो स्कूल गया था। बाकी सब बच्चे नारे वाला पैंट पहन कर गए थे। तो सब इसे छेड़ने लगे। इसके गमछे को सर टीचर के टेबल पर रख दिए और इसे छेड़ने लगे। जो गमछा पहना था नीचे, उसे खींच खींच करके उसे परेशान करते थे। चौहान नाम का जो शरारती लड़का था, बहुत इसे परेशान किया। अब उस समय इसे ऐसा लगने लगा कि मैं बेकार ही स्कूल आ गया। इतनी परेशानी सब, जिसको ये छोटा समझता था, छोटे बच्चा जान करके, जो जानता था कि हमसे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, कुछ एक दो परिचित थे भी इनके इसके मोहल्ले के, पर वो कोई बोलते इसके बचाव में कोई खड़ा नहीं हुआ। इतने में शिक्षा का एक क्लास टीचर जो मैथ्स पढ़ाते थे, उन्होंने देखा कि गमछा किसका रखा हुआ है, तुम कैसे आ गए, नया हो, कब आए। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद पढ़ाई शुरू हुई। आनंदा, वे उसके क्लास टीचर जो थे वो गणित पढ़ाते थे और बड़े सख्त थे, उससे सभी बच्चे डरते थे। कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक बड़ा तेज लड़का था। वो सभी सवाल, उनके सभी क्वेश्चन जो थे मैथ के सवाल, सभी सही सही करता था। धीरे धीरे आनंदा भी सवाल ठीक करने लगा और वो बसंत पाटिल का मित्र बन गया। धीरे धीरे अपने आप में सुधार लाए। पहले तो डर गया, पहले दिन कि बहुत कष्ट हुआ, इससे अच्छा तो खेत में काम करना ही अच्छा है। घर लौटते समय सोच रहा था पहले दिन, लेकिन जब घर आया फिर सोचा कि नहीं, परेशानी भले ही हो लेकिन स्कूल जाना मैं नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से तो दादा तैयार हुआ है। फिर अगले दिन से आना प्रारंभ किया। अपनी माँ से नारी वाला पैंट बनवाने के लिए कहा। माँ ने बना दिया मटमैले रंग का पैंट, जिससे हाफ पैंट, जिससे गंदगी कम उस पर लगे, गंदा का एहसास न लगे कि गंदा हुआ है। और वो आना शुरू किया। कक्षा में बसंत पाटिल नाम का जो लड़का सबसे तेज था मैथ में, गणित में, वो इसका धीरे धीरे मित्र बन गया। फिर उसके साथ प्रश्नों को हल करते करते और निरंतर प्रयत्न करते करते, प्रयास करते करते आगे चल करके बसंत पाटिल की तरह जल्दी आनंदा भी करने लगा और उसके सभी प्रश्न सही होने लगे। फिर क्लास का मॉनिटर बन गया आनंदा। उसी विद्यालय में एक सौंदेलकर नाम के मास्टर, जो आनंदा को मराठी पढ़ाते थे, मराठी भाषा के शिक्षक थे। वो बड़े सुंदर सुंदर मराठी कविताएं सुनाते थे, लय में, छंद में, ताल में, अभिनय के द्वारा कलाकारी करके भी, अभिनय करके भी दिखाते थे, सुनाते थे। आनंदा भी उसी तरह की नकल करता और उसे उसी सुर में गाने का प्रयास करता। जब तक मराठी कविताओं का आनंद उसे नहीं आता था, तब तक खेतों में सिंचाई करते समय, काम करते समय वो सोचता कि कोई साथ रहे। लेकिन जब कविताओं में आनंद आने लगा, कविताएं अच्छी लगने लगी, तब वो सोचता कि कोई न रहे तो अच्छा है, सिंचाई करते समय खुल करके तेज़ आवाज़ में गा सके, क्योंकि कोई रहेगा तो उसे शर्म महसूस होगी। इसलिए वो अब अकेले खेतों में काम करते करते कविताओं को दोहराता, दूसरे स्वर में, दूसरे लय में गाने का प्रयास करता और आकर के अगले दिन क्लास में सुनाता। इससे उनके सौंदेलकर मास्टर जो थे मराठी के, बड़े प्रभावित हुए और एक दिन सभी कक्षाओं के, बड़े बड़े कक्षा के बच्चों के सामने भी अंताक्षरी के दिन सुनवाया। इससे आनंदा बड़े उत्साहित होने लगा। फिर कवियों के विषय में बातें करते, लेखकों के विषय में बातें करते और अपनी रचनाओं को भी सुनाते। उनकी रचनाओं को भी आनंदा अभ्यास करके, गा गा करके उन्हें दूसरे लय में सुनाता, जिससे और अधिक प्रभावित होते चले गए सौंदेलकर मराठी के शिक्षक। एक दिन वो अपनी कविता जब सुनाए, उस कविता को पढ़ा
आनंदा याद किया। जब एक बार उनके घर मिलने गया तो देखा घर के बाहर जो लताएं थी, फूलों की लता फैली हुई थी, उसी पर उन्होंने लिखा था। तो देख करके उसे लगा कि ये तो जो कविता सर ने लिखा है बिल्कुल वही लिखा है जो दिख रहा है इन लताओं में, फूलों में। फिर उसने भी तुकबंदियाँ शुरू कर दी, एक एक शब्द बनाने शुरू कर दिए, रचना शुरू कर दी और धीरे धीरे अपनी रचनाओं को भी शिक्षक को सुनाने लगा, जिससे शिक्षक उसका और हौसला बढ़ाने लगे। ऐसे करते करते आनंदा धीरे धीरे बहुत ही अच्छा कविता गढ़ने लगा। खेती का काम करते हुए वह कविता पाठ करता। धीरे धीरे वह कविता में पारंगत हो गया। लय और तुकबंदी उसे पूरी तरह याद हो गई। इतना ही नहीं, उसकी इस प्रतिभा को सौंदेलकर मास्टर जी ने और अधिक निखारा। जो भी कमी होती थी वो बता देते थे कि जब चाहो आकर के मिल लो, दिखा लो, हम उसमें सुधार कर देंगे। कभी कभी रात में रचना कर देता आनंदा, तो सुबह का इंतज़ार भी नहीं होता, रात में ही सौंदेलकर मास्टर के घर पहुंच जाता और उसे दिखाने लगता। कविता लिखने के लिए वो हमेशा कागज़ और पेंसिल अपने पास रखता। शुरू में तो अक्षर का ज्ञान और कविता की तुकबंदी करने के लिए जब पेंसिल और कागज़ नहीं रखता, प्रारंभ की बात बता रहा हूँ, उस समय अपनी भैंस चराते हुए भैंसों पर ही कंकड़ उठा करके और स्केच करके लिख देता था। उस तरह से अभ्यास करते करते बहुत ही एक अच्छा रचनाकार के रूप में उभरने लगा। मास्टर जी ने उसे कविता में संस्कृत भाषा के उपयोग, छंद की जाति की पहचान, छंद कैसे बनाते हैं, अलंकार क्या होता है, तुक क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे बताते गए और आनंदा धीरे धीरे अपनी प्रतिभा को निखारता गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा तथा उसकी मराठी भाषा की भी मधुर हो गई, सुधर गई, अच्छी हो गई। वह लिखते समय बहुत सचेत रहने लगा। जब शब्दों का नशा आनंद पर चढ़ने लगा तो उसे ऐसा लगने लगा कि मन में कोई धुन सवार हो जाता है और वो लिखने लगा। और वही आनंदा आगे चल करके आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ ये उपन्यास है। अपने विषय में लिखे हैं आनंद रतन यादव, जो बहुत ही मराठी के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में उभरे, जिनका देहांत 2016 में इनका निधन हुआ। आज ये इस मुकाम पर पहुंच गए थे कि कई ऐसे हॉस्पिटल महाराष्ट्र में चलाते हैं संस्था जो कम पैसे में इलाज करता है। इस तरह से आनंद यादव, आनंदा नाम का एक 10 साल का, लगभग 10 साल का बच्चा किस तरह से जूझता है पढ़ने के लिए, जबकि आज के बच्चे ज़बरदस्ती विद्यालय भेजे जाते हैं, नहीं पढ़ने के लिए जूझते रहते हैं अपने माता पिता से। तो ये इस कहानी से सीख मिलती है कि पढ़ना लिखना बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है, ज़रूरी है शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा के द्वारा हम पशु से मानव बन सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी जूझ का सारांश संपन्न हुआ। किसी भी तरह की अगर समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, उसे यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।